शक्ति राज्य मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, जल शक्ति राज्य मंत्री माननीय श्री विशेश्वर टूडू जी, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव श्री पंकज कुमार जी, आज के इस वाटर वीक सप्ताह के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, विभिन्न देशों के माननीय राजदूतगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का उत्तर प्रदेश की इस धरती पर प्रथम आगमन पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि अगले 5 दिन जल संरक्षण जैसे समसामयिक और ज्वलंत मुद्दे पर इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ और स्टेक होल्डर्स एक गंभीर चिंतन को आगे बढ़ा करके आसन्न उन संकटों से मुक्ति दिलाने में अपना योगदान दे पाएंगे। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस देश के सामने कुछ प्राथमिक विषय प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उपलब्ध करवाए थे और उनमें स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों के लिए भी था। ये हमारा सौभाग्य है कि मैं उत्तर प्रदेश देश की इस आबादी के सबसे बड़े राज्य से आता हूं। उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे बड़ी है इसलिए क्योंकि आबादी वहां की सर्वाधिक होगी जहां पर जीवन जीने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवसर भी होंगे। और हम सब जानते हैं कि ये पुरानी हमारी मान्यता है कि जल है तो जीवन है, यानी जल की पर्याप्त उपलब्धता इस क्षेत्र में जीवन की अनुकूलता को भी उसके नजदीक लेके आया और जल की पर्याप्त उपलब्धता आज भी हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर भूगर्भीय जल हो या फिर सरफेस वाटर की उपलब्धता का हो, दोनों में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन प्रदेश के अंदर उपलब्ध है। प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक इस क्षेत्र में माने जाते थे कि क्रिटिकल जनपद हैं, उनमें बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र माने जाते थे, लेकिन वहां पर भूगर्भीय जल कम भले ही हो लेकिन सतही जल पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उन क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। हाँ, नियोजन का अभाव था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विगत 5.5 वर्ष के अंदर जब इसका उचित नियोजन प्रारंभ हुआ, आज हम उससे काफी हद तक न केवल पेयजल के लिए बल्कि सिंचाई की उपलब्धता के लिए भी उस जल का बेहतरीन प्रबंधन उन क्षेत्रों में हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर विगत कुछ वर्षों के अंदर जो जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुए हैं वो वास्तव में बहुत अच्छे परिणाम भी दे रहे हैं। यहां पर कुछ क्षेत्रों की चर्चा हुई। अगर मैं आपके सामने बताऊं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े भूभाग में हिमालय से आने वाली नदियां हैं, एक बड़े भूभाग को वो कवर करती है और हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं अपने साथ सिल्ट लेकर के बहुत बड़ी मात्रा में आती है। कभी भी उन नदियों को चैनलाइज करने का प्रयास नहीं हुआ।
जिससे उनका दायरा बढ़ता गया। कुछ नदियां जो छोटी नदियां थी वे लुप्त प्राय भी समय के साथ होती गई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उन नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कन्वर्जेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज 60 से अधिक ऐसी नदियों को उत्तर प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया गया है जिनमें फिर से जल की उपलब्धता वहां पर दिखाई देती है। यानी जो एक प्रकार से लुप्त सी हो गई थी, जिनको लोग ये मानते थे कि ये कभी सैटेलाइट से ही उनका केवल दर्शन हो सकता था, वे आज फिर से वहां पर जल की उपलब्धता उन सभी क्षेत्रों में हम सबके सामने है। दूसरा, नमामि गंगे परियोजना के जो कार्य प्रारंभ हुए वो हम सबके सामने है। अकेले कानपुर नमामि गंगे परियोजना में हम सबका सौभाग्य है कि मां गंगा उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक भूभाग को कवर करती है और उसका सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो था वो कानपुर था। कानपुर में 14 लाख लीटर यानी 14 MLD सीवर प्रतिदिन गंगा में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के बाद सीसामऊ में जहां पर लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था, आज वह सीवर पॉइंट नहीं बल्कि सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। एक भी बूंद सीवर गंगा में आज वहां पर नहीं गिरता है। ये नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है। कानपुर के जाजमऊ में जहां पर एक भी जलीय जीव नहीं थे, नमामि गंगे परियोजना के बाद फिर से जलीय जीव वहां पर देखे जा सकते हैं। और यही नहीं, अविनाशी काशी में, काशी के बारे में मुझे याद है आज से लगभग 3 वर्ष पहले 2019 में जुलाई माह में अचानक बाढ़ की स्थिति आई थी। मैं वहां काशी गया था। NDRF के साथ में गंगा नदी के साथ चलते हुए बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा था। स्टीमर में हम बैठे हुए थे। NDRF के सामने मैंने एक प्रश्न किया। मैंने कहा भी मुझे एक बात बताइए, नमामि गंगे परियोजना के पहले और नमामि गंगे परियोजना के बाद आपको क्या अंतर दिखाई देता है? तो NDRF के जवानों ने मुझे बताया कि 2 चीजें हम आपको दिखा सकते हैं। एक, इससे पहले जब NDRF के जवान अपनी नियमित प्रैक्टिस करते थे गंगा में, तो 4 दिन 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद उनकी पूरी बॉडी पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे, जो दिखाता था कि गंगा जी का जल स्नान करने की, यानी पेयजल की बात तो दूर, वह स्नान करने लायक भी नहीं। लेकिन नमामि गंगे परियोजना को लागू करने के बाद और प्रभावी क्रियान्वयन के बाद आज जब हम लोग गंगा में प्रैक्टिस करते हैं तो महीनों महीनों प्रैक्टिस करते हैं लेकिन कहीं कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। एक, ये हमें गंगा के जल में वाराणसी में देखने को मिलता है, और दूसरा, उन्होंने हमें कहा कि गंगा की पहचान थी गंगे डॉल्फिन से। फिर से डॉल्फिन यहां पर दिखाई दे रहा है, डॉल्फिन के दर्शन भी हम आपको करा सकते हैं। यानी ये 2 चीजें परिवर्तित होती हुई दिखाई दी हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले हैं। इस पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है और हम इस बात को मान सकते हैं कि नमामि गंगे परियोजना एक आदर्श उदाहरण हो सकता है अब तक का गंगा की परियोजना को, गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए। दूसरा, 2019 में हम लोगों ने प्रयागराज कुंभ किया था और प्रयागराज कुंभ ने अपनी स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मानक प्रस्तुत किया था। गंगा के तट पर, गंगा और यमुना जी के संगम पर इतना बड़ा सांस्कृतिक आयोजन, मानवता का जमावड़ा गंगा स्नान के उद्देश्य से हुआ था और उनको पहली बार लगा, दशकों के बाद जो वहां पे पूज्य संतजन आए थे, देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु आए थे, उनको लगा कि वास्तव में गंगा का जल भी निर्मल हो सकता है और वह उन्होंने प्रयागराज कुंभ के अवसर पर भी उन्हें देखने को प्राप्त हुआ था। यह वर्ष भारत की आजादी का अमृत महोत्सव है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों का आह्वान किया था
कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर हम सबका संकल्प होना चाहिए जल संरक्षण का, और इसके लिए हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में अमृत सरोवर भी खोदे गए थे। बड़े पैमाने पर अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हम लोग 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर के सभी कार्यक्रम पूरे कर चुके हैं, और हर नगर निकाय में भी अमृत सरोवर के कार्यक्रम में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिसने 2018 में ही अपने यहां प्लास्टिक को पूरी तरह बैन कर दिया था, और प्लास्टिक के बदले हम लोगों ने थर्माकोल, और प्लास्टिक के बदले हम लोगों ने अगर संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो प्लास्टिक और थर्माकोल को हमें नकारना ही पड़ेगा, व्यवस्था के उससे उसे अलग करना पड़ेगा, और उसके बदले में लोगों को मिट्टी के बर्तन या परंपरागत रूप से जो बर्तन उपयोग करते हैं उनका उपयोग करने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया। हम लोगों ने प्रदेश के माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कुम्हार और प्रजापति समुदाय के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने मैनुअल चाक की बजाय इलेक्ट्रिक और सोलर चाक का उपयोग करें। सरकार ने उन्हें इसके लिए सब्सिडी दी। हमने उन्हें अप्रैल से जून तक गांव के तालाब की भी मिट्टी फ्री में निकालने के लिए उपलब्ध करवाई, और परिणाम हम सबके सामने है कि पर्याप्त मात्रा में थर्माकोल और प्लास्टिक से बने हुए कप, गिलास या प्लेट के बदले जब मिट्टी के बर्तन भी उसी दाम पर मिलने प्रारंभ हुए तो बड़े पैमाने पर गांवों में जल संरक्षण के लिए तालाब तैयार हुए, और इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होता हुआ दिखाई दिया है। ये बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन जल संरक्षण के लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास होने प्रारंभ किए गए हैं। आज हम लोगों ने जितनी भी हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन सबको इस बारे में कहा है कि घर का नक्शा बनाना हो या फिर कोई सरकारी भवन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसमें अनिवार्य रूप से लगना चाहिए। हम केवल इस मुगालते में न रहे कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त जल संसाधन है तो हम इसे नजरअंदाज कर लें। ये आज की आवश्यकता है और भविष्य की भी, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी पेयजल के संकट के प्रति भी हमें आगाह कर रही है, और जितनी जल की आपूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए उस रूप में हो सके, और उस दिशा में एक तरफ प्रयास हुआ है, दूसरी तरफ जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना, जो बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र सबसे सूखा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर माना जाता था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोग दिसंबर 2022 तक बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की स्थिति में होंगे, और हर घर में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, जिस क्षेत्र में टैंकर से पानी जाता था, लोग मीलों मीलों दूर जाते थे और वहां से जल भर करके लेके आते थे, तब भी वह शुद्ध जल नहीं होता था। आज शुद्ध जल की आपूर्ति उन क्षेत्रों में होती हुई दिखाई दे रही है। यह देख करके आनंद की अनुभूति होती है, और हर व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता है। आज के इस अवसर पर जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हमें एक व्यवस्था के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। यह न केवल शुद्ध पेयजल आज की आवश्यकता है, जीवन को बचाने की आवश्यकता भी है। स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में कभी उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें होती थी, और आज शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और स्वच्छता के लक्ष्य को प्रदान करने के उपरांत 95% मौतों को हम नियंत्रित करने में पूरी तरह हमें सफलता प्राप्त हुई है। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को कि विगत 2 वर्ष की कोविड-19 की चुनौती को देखने के बावजूद यह वर्ष फिर से इंडिया वाटर वीक के रूप में अगले 5 दिनों तक यहां पर मनाया जाएगा। इस फील्ड से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं और अन्य वक्ताओं के महत्वपूर्ण विचारों को, जो इस फील्ड में कार्य करने वाले महानुभाव हैं, उन सब के महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर सुनने का और उसके माध्यम से ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में देश की माननीय राष्ट्रपति जी का, अन्य महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं
अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी जल संरक्षण और आसन्न संकट को ध्यान में रखते हुए एक निर्णायक स्थिति में पहुंचेंगे और देश को और दुनिया को आने वाली उन चुनौतियों से अभी से अपनी तैयारी करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सबका हृदय से स्वागत और इस पूरी वाटर वीक के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।